हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आप देख रहे होंगे आज का जो वीडियो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होने जा रहा है। मतलब आज हम आपको बताएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कब अप्लीकेबल होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कब हम इसे अप्लाई करेंगे, इससे फ़ायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे वो जो हमें जानना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज किसको बोलते हैं। चक्र आपको समझ में आ रहा होगा क्या? चक्र, चक्रवृद्धि में चक्र लगा हुआ, मतलब कहने का ये है कि जब हम एक ही चीज को बार बार घुमा के बात करते हैं तब कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज आप जानते होंगे, साधारण ब्याज एक साधारण सा चीज है जिसका कोई औकात नहीं है बेचारे का। वो जब भी लगता है किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे लगता है। किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे लगता है। मतलब मूलधन पे जब हम ब्याज लेते हैं, मतलब जब सिर्फ मूलधन पे ब्याज लेते हैं तो हम बोलते हैं उसको सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। जब ब्याज का ब्याज लेना शुरू करते हैं, ब्याज का ब्याज, तब इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज का ब्याज कहने का मतलब कि क्या हुआ कि जैसे आपने क्या किया, 100 रुपया कहीं पे लगाया, आपने 100 रुपया कहीं पे जाकर लगा दिया, आपने अपने फ्रेंड को मान लीजिए 100 रुपया उधार दिया, बोला भाई ऐसा है एक साल में तुमसे हम 10% ज़्यादा लेंगे, 10% ज़्यादा लेंगे, मतलब 10% सालाना तुमसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज के तौर पे लेंगे। लेकिन हुआ क्या, वो बोला ठीक है भैया, डील कुछ नहीं हुआ। डील सिर्फ इतना हुआ था आप दोनों के बीच कि मैं 100 रुपया दे रहा हूँ, 10% तुमसे लूंगा मैं सालाना के हिसाब से। तो बोला ठीक है। जब साल हो गया पूरा तो आप गए पैसा मांगने के लिए, और वो आपको बोला कि भैया पैसा तो अभी मेरे पास है नहीं। तो आपने, उसने टाइम मांगा, एक साल का और टाइम दो मुझे। तो आपने बोला ठीक है भैया। तो इस हिसाब से आपने उसे एक साल का और समय दिया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब 2 साल कंप्लीट हो गया, स्टार्टिंग से आप देखिए, जब 2 साल कंप्लीट हो गया तो फिर आप ये मांगने भैया आप तो पैसा दे दो, अब तो 2 साल हो गया है। तो वो क्या किया, आपका निकाल के 100 रुपया जो प्रिंसिपल था, जो आपका उधार पैसा था 100 रुपया, वो दे दिया, और प्लस 20 रुपया उसने 10-10 रुपये का 2 नोट और दिया आपको कि भैया लो, 10% तूने बोला था कि 10% हम ब्याज देंगे एक साल में, तो हमारा हो गया 2 साल, तो 2 साल का हिसाब से 10-10%, 100 रुपये का 10%, 10 रुपये एक साल में ब्याज बनता है, तो 2 साल के हिसाब से पहले साल का 10 रुपया ब्याज ले लो और दूसरे साल का 10 रुपये ब्याज ले लो। तब आप कहें कि नहीं भैया ऐसा है कि हमने 10% तो बोला था, 10 रुपया, 100 रुपया पे 10 रुपया हम ब्याज लेंगे, लेकिन एक साल के लिए हमने बोला था। तो जैसे ही तुम्हारा एक साल पूरा हो गया तो वहाँ पे मेरा उधारी तुम्हारे पास कितना हो गया था, 100 रुपया तो पहले हमने दे रखे थे, और ये जो 10 रुपया जो तुम्हें उस समय चुकाने थे, जो तुम नहीं चुका पाए थे, हम इस पे भी ब्याज लेंगे। हमने बोला था 10 रुपया साल में लेंगे, कहने का मतलब वो सारे पैसे पे 10 रुपये लेंगे जो तुम्हारे पास उधार के तौर पे मेरे हैं। तो देखिए, जब जो जिसने उधार लिया था उसका नज़र में सिर्फ उधारी क्या था, 100 रुपया, क्योंकि उसने 100 लिया था। लेकिन जो जो दे रहा था पैसा, जिसने पैसा दिया था, उसके नज़र में 100 रुपया सिर्फ पहले साल के लिए उधारी था। दूसरे साल के लिए उसके नज़र में उधारी क्या था, 100 रुपया, और प्लस इस 100 रुपया पे जो ब्याज जनरेट हुआ था, जो ब्याज मिला था इस 100 रुपया मतलब 110 रुपया। तो इसने क्या किया, इसने बोला भैया देखो 100 रुपया जो तुम लिए थे उसको हमें पहले दे दो मूलधन। तो दे दिया। देखा कि भैया ये तो कुछ ज़्यादा कैलकुलेट करा, तो बोला चलो भाई कैसे भी करके इसे हिसाब करो आज खत्म। तो इसने 100 रुपया यहाँ रिटर्न कर दिया। फिर बोला देखो 100 रुपये का पहले साल तुमने ब्याज लिया था हमसे, ब्याज तुम्हें देना चाहिए था। तो बोला हाँ। तो बोला 10% के हिसाब से 10 रुपया दे दो, तो आपने दे दिया 10 रुपये। यहाँ पर जो 10 रुपया जनरेट हुआ था वो आपने चुका दिया। फिर उसने बोला कि भैया देखो 100 रुपये जब 2 बार तुम्हारा हो गया, क्योंकि एक साल का तुम दे दिया, दूसरे साल का भी 100 रुपया पे दो। तो बोला ठीक है भैया ले लो। तो यहाँ पे जो 100 रुपये का जो जनरेट हुआ था ब्याज 10 रुपया, ये भी आपने दे दिया। अब बात थी कि जो पहले साल जो 10 रुपया ब्याज जनरेट हुआ था, ये अमाउंट, इस पे भी वो ब्याज मांग रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो वही लगा रहा है। तो इस पे जब लगेगा तो 1 रुपया उससे ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा। तो इसे 1 रुपया और मांग रहा है। ये जो 1 रुपया ये मांग रहा है ना ज़्यादा, ये जो ब्याज जनरेट हुआ ये किस पे जनरेट हुआ है? प्रिंसिपल, जो मूलधन था, मूलधन पर जो ब्याज बना था, इस पर भी जो ब्याज जनरेट हुआ है, ये है हमारा 1 रुपया। ये है हमारा 1 रुपया। आपको समझना है, जो मूलधन पे जो ब्याज बना था और इस ब्याज पे जो ब्याज बना है, ये है 1 रुपया। देखिए हुआ क्या था कि दोनों दोस्त में डील सिर्फ इतना हुआ था, 10% से हम
ब्याज लेंगे। दोनों दोस्त एग्री किया था, लेकिन एक के मन में लोभ था, एक के मन में लोभ नहीं था। या फिर कहीं उधारी वाला अपना फायदा देख रहा था और जो उधारी लिया था वो अपना फायदा देख रहा था। इस बीच में टक्कर में एक बात निकल के आई कि जो ब्याज जब लेने लगते हैं तो हमारा जो ओवरऑल जो ब्याज होता है, जो हमारा ब्याज आता है वो साधारण ब्याज से ज़्यादा आता है। क्योंकि आपने देखा था साधारण ब्याज तो हमारा 20 रुपया होना चाहिए था पूरे में, लेकिन जब यहाँ पे ब्याज देख रहे हैं तो यहाँ ब्याज के तौर पर इसने 21 रुपया चुकाया था। इसका मतलब है कि CI जो होगा सेम ड्यूरेशन में हमेशा SI से बड़ा होगा। CI हमेशा SI से बड़ा होगा। लेकिन अगर यहीं पे हम 1 साल की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो आप देख रहे हो कि 1 साल में तो हमारा प्रिंसिपल उधारी है, तो 1 साल में CI और SI क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ये अब हम कंबाइंड कनेक्ट करके बात करेंगे तो हम बोलेंगे जो CI है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज से या तो बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। मतलब किसी वाले में बड़ा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब देखिए मैंने इसीलिए बोला था चक्र है बड़ा खराब चीज़ का। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता चल रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है। इसीलिए लोग अपना फायदा के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं, मतलब ब्याज पे ब्याज लेते हैं। तो चलिए अब इसको समझते हैं और डिटेल में और अलग तरीके से। हम आपको सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज समझा रहे हैं कैसे कैसे क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपने 100 रुपये उधारी लिया था, आपने 10% ले लिया, 10% आपको पहले साल 10% आपको ब्याज देना पड़ा। तो आपका 1 साल बाद जो आपको पैसा जो भी होगा 1 साल बाद कितना हो जाएगा टोटल, तो आप नॉर्मल कहेंगे कि अगर जितना भी पैसा आपने लिया होगा उसका 110% हो जाएगा। ये तो आपको पता है। 10% ब्याज मतलब 10% बढ़ गया आपका पैसा, मतलब कितना हो गया, 110% हो गया। मैं बोलूँगा नहीं 2 साल में आप बताएं, अगर 2 साल ऐसा रहा तो आपको पता है कि जो 10 साल में जो 1 साल में जो ब्याज लगा है उस पर भी अब इंटरेस्ट लेगा। मतलब जितना भी पैसा हो जाएगा, ये 10% के हिसाब से 100 रुपया तो मूलधन था, 10 रुपया मतलब 110 रुपया हो गया। इस पूरे पे ब्याज चलेगा दूसरे साल में जब पूरे पे ब्याज चलेगा तो इस पर फिर 10% ब्याज लेगा। मतलब ये जो पैसा है 110 फिर से 110% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और तीसरे साल की बात करेंगे तो फिर से हो जाएगा। मतलब आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी आप उधारी पैसा हम दे रहे हैं इस पे जो भी R% लग रहा है ये 100 प्लस R% हो जा रहा है 1 साल में। फिर से जब ये पैसा 1 साल में इतना हो जा रहा है, अब इस पे इंटरेस्ट लग रहा है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है इस पे, फिर से R% और फिर से क्या हो जा रहा है 100 प्लस R% हो जा रहा है 1 साल में। मतलब हर एक साल में जो भी पैसा है वो 100 प्लस R% हो जा रहा है। 100 प्लस R% कहने का मतलब आपने अगर P रुपया लगाया है तो 1 साल में 100 प्लस R% आपका पैसा हो जाएगा। कितने साल में, 1 साल में। मैं बोलूँगा 2 साल में तो आप बोलेंगे फिर से इसको हम गुना कर देंगे, क्योंकि ये पहले साल के लिए प्रिंसिपल ये, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल ये, तो ये भी तो 100 प्लस R% हो जाएगा। मैं बोलूँगा 3 साल के लिए तो आप बोलेंगे 3 साल के लिए फिर प्रिंसिपल ही हो जाएगा। जो भी पैसा अब तक हुआ इसी पे इंटरेस्ट लेगा, तो आप बोलेंगे 100 प्लस R% फिर से ही हो जाएगा। और इस तरह से आप ऐसा करते जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे एक फॉर्मेट तैयार हो रहा है। फॉर्मेट क्या तैयार हो रहा है, फॉर्मेट ये बन रहा है आपका कि जो भी पैसा है, जो भी पैसा आपने लगाया है ये 100% मतलब कितना हो गया, 100 प्लस R% है। मतलब 100% मतलब 100, इसको अलग अलग परसेंटेज को आप कर दे रहे हैं। अब इसको जब देखेंगे कि अगर मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ तो 2 बार गुना हुआ, 3 साल की बात किया 3 बार हुआ, मैं बोलूँगा n बार की बात, तो आप बोलेंगे n बार गुना हो जाएगा, फिर मतलब पावर n हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस R/100 की पावर n हो जाएगी। तो ये आपका टोटल अमाउंट हो गया है। ये क्या हो गया, टोटल अमाउंट, जो कि R% से रेट ऑफ इंटरेस्ट जब R% सालाना लगेगा तो n साल के n समय में ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे n को आप एज ए t यूज कर सकते हैं, टाइम। ठीक है, आपका ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट करा। ये क्या हो जाएगा, अमाउंट, मतलब वो पैसा जो आपको ब्याज और प्रिंसिपल मिल के मिलेगा। मतलब ये पैसा को आप क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आप यहाँ से निकालना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, जितना भी टोटल अमाउंट होगा उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये आपका छोटा सा एक फॉर्मूला है जो कि आपको मिला है। अब यहाँ पे बहुत जगह यहाँ पे टी लिखा रहा था, इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना, आप टी लिख लीजिए, एन लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या है एग्जैक्टली अभी मैं तुरंत बता रहा हूँ आपको कि आखिर एन मैंने उसे क्यों लिखा है, एन वो क्यों लिखाता है। देखिए जब आप ब्याज लेते हैं तो अभी तक आपको सिर्फ इतना पढ़ा है आपने, मैंने अभी सिर्फ इतना बताया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है
उसका 100 से डिवाइड कर देंगे, 1 से जोड़ देंगे, जितने साल लगेगा वो लगा देंगे। मैंने अभी ये नहीं बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये पर एनम है या फिर पर हाफ ईयर है, मतलब सेमी एनुअल है या हाफ ईयरली है, सब एक ही चीज़ है, या क्वार्टरली है, ऐसा मैंने नहीं बोला है, या फिर मंथली भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, तो ये मैंने नहीं बोला है। जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली हटाकर इस चीज़ को छोड़कर कुछ और दे दे, ईयरली दे देगा तो हम यहाँ पे टी कर देंगे। ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल हो गया, जब R% पर एनम, तो टी क्या हो जाएगा, टाइम इन ईयर, टाइम इन ईयर। और अगर ये ना देकर के कुछ भी रेट दे दे, रेट आपका बोल दे दो, मतलब मंथली कैलकुलेट हो रहा है, या फिर रेट ना देकर के इंटरेस्ट की ही बात कर दे, वो मंथली कैलकुलेट हो रहा है, तो आपको ये याद रखना 1 + R/n × 100 पावर n × t, ये आपका टोटल अमाउंट होता है। यहाँ वहाँ में अंतर क्या है, यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन एन ईयर। एक साल में इंटरेस्ट कितने बार कैलकुलेट होगा, एक साल में ब्याज कितने बार हम कैलकुलेट करेंगे, उस चीज को हम बोलते हैं एन। जैसे अगर बोलेगा कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा, तो आप बोलेंगे कि अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा तो एक साल में कितने बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 2 बार, तो ये हो गया 2, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2। टाइम जो दिया हुआ वो यूज करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ जो टाइम दिया हुआ है ईयर में जो यूज करेंगे, ठीक। और अगर आप देखिए कि n 2 अगर साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो n का यहाँ भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। आपका फॉर्मूला ये है, यहाँ पे r जो दिया हुआ है, यहाँ पे r हमारा सेम वही है, ये t हमारा सेम यही चीज हो गया और r हमारा सेम यही चीज हो गया। आपसे बोलेगा रेट हम कैलकुलेट करेंगे ईयरली, तो आप बोल देंगे n का वैल्यू 1, क्योंकि साल ईयरली कैलकुलेट करें मतलब साल में एक बार आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, जब साल में एक बार आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं r बोल दिया मंथली, तो साल में 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। अब इन दोनों चीज से समझ गए होंगे आप। एक चीज और समझ लीजिए, इस चीज को मैं हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप इसको, अब इतना ज्यादा थोड़ा सा फॉर्मूला टाइप हो रहा है, आप इससे भी इजी तरीका लीजिए। क्या आप एक चीज बताइए मुझे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% दिया हुआ है पर एनम या पर ईयर, टाइम आपका दिया हुआ है 1 and 1/2 ईयर, ठीक है, ऐसे ही कुछ लिख दिया मैं। एक चीज बताइए मुझे, अगर ये बोल दे रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जा रहा है क्यू ईयर क्वार्टरली, मैंने क्या बोल दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, मतलब क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, मतलब हर एक 3 महीने पे, क्वार्टर पे बात कर रहे हैं, मतलब पूरे साल की क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेट रहा है, मतलब हर एक 3 मंथ में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि अगर 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो आपको पता करना है कि नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट पूरे दिए हुए समय में कितने बार कैलकुलेट होगा, आपको ये पता करना है। तो आप खुद बताइए, अगर 3 महीने पे एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा तो ये कितना है, टोटल 1.5 साल है, मतलब एक साल में 4 बार कैलकुलेट हो जाएगा और आधे साल में फिर से 2 बार, मतलब टोटल कितने बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, 6 बार। तो ये पावर जो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। ना यहाँ पे n रहेगा, ना t रहेगा, ना n गुना t रहेगा, ना t रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, कितने बार आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो यहाँ पावर चला जाएगा। यहाँ पे आपका 1 रहेगा, यहाँ p रहेगा, यहाँ तो सब कुछ है। अब बात आती है rp, किसकी बात आ रही है, rp। और देखिए कि R अगर क्वार्टरली ईयरली दिए हुए यहाँ पे, साल में बोल रहा है R% लग रहा है, तो आप बताइए 3 मंथ में कितना लगेगा, साल में R% लग रहा है तो 3 महीने में कितना लगेगा, R/4 लेगा कि नहीं लेगा। आपको पता कर लेना है कि साल में 3 महीना कितने बार होता है, 3 महीना का कितना पेयर होता है साल में, तो आप कहेंगे 4 पेयर। या फिर ऐसे भी कहिए साल में अगर R% लग रहा है तो महीने में कितना लगेगा, R/12, क्योंकि 12 महीने का एक साल होता है, मतलब 12 महीने में लग रहा है 4%, 12 महीने, सॉरी R% 12 महीने में R%, तो एक महीने में R/12%, तो 3 महीने में R/12 गुना 3% मतलब R/4%। तो ये आपका हो गया
रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको सिर्फ यहाँ पे ये नोटिस करना है कितने बार हुआ है, लेकिन कभी कभार ये चीजें ऐसी होती है कि आपको थोड़ा सा तकलीफ देती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, देखिए जैसे कि आपको मैं बोल दूंगा कि हाफ ईयर्स की बात कर रहे हैं, टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर्स, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। मान लेते इस तरह क्वेश्चन दिया, आपसे इंटरेस्ट निकालने बोले या टोटल अमाउंट निकालने बोले, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए बड़े अच्छा से देखिएगा। आप तो यहाँ प्रिंसिपल ले लेंगे। अब देखिए हाफ ईयरली अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10% का, साल में 10% पर एनम है यहाँ पे, तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो कितना परसेंट लगेगा, सिर्फ इसका आधा, क्योंकि साल में 2 बार लगेंगे ऐसे ऐसे, तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? और मैंने क्या बोला था कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 साल में टोटल कितने बार कैलकुलेट हो जाएगा, 3 बार, आधे साल का। तो आपका ये समझाने का तरीका मेरा था कि ये मैं बताना चाह रहा था कि आप डायरेक्टली यहाँ पे ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन ये ना देकर के, क्वेश्चन दिया हुआ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 टाइम कैलकुलेट हो रहा था, आपका रेट ऑफ टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में ये कह दे सपोज ऐसा कि जो फर्स्ट ईयर है जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 5% लग रहा है, सेकेंड ईयर लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेंगे 10%, थर्ड ईयर जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे वो ले लेंगे हम 20%। तो अब बोलिए बताइए कि आपको 3 साल बाद टोटल अगर आपने ₹20 जमा किया है तो आपको टोटल कितने मिलेंगे पैसे। तो अब देखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल 5% लग रहा है, सारा कंपाउंड है ये, सेकेंड ईयर में 10%, थर्ड ईयर में 10%। तो अभी आपको बताया कि अगर ₹20 आप लगाते हैं कहीं पे और आपको 5% से इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 साल बाद पहले साल का इंटरेस्ट 5% है, तो ये कितना धन हो जाएगा, 105% हो जाएगा ना। ठीक है, ये धन हो गया कि आपके पास 1 साल बाद टोटल इतना हो गया। अब तो इस पे सेकेंड दूसरे साल जब बात आएगी तो इस पे जनरेट होगा इंटरेस्ट, तो इस पे कितना परसेंट लगेगा 10%, तो ये कितना हो जाएगा 110%। अब 2 साल बाद आपके पास ये पैसा हो गया, अब तीसरे साल इस पे लगेगा, तो इस पे लगेगा तो कितना हो जाएगा 120% ही हो जाएगा, मतलब 4 साल बाद ये हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + 5/100, 1 + 10/100, 1 + 20/100। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूरी है कि नहीं कि बराबर ही हो हर साल, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल चेंज कर सकता है, वो बोलेगा पहले साल इतना लेगा दूसरे साल इतना लेगा, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। ठीक है, आपको कैसे बनाना होगा, इस तरीके से बनाना होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर 2 साल की मैं सिर्फ बात करता, मैं सिर्फ 2 साल की बात करता। अब देखिए 2 साल की बात करेंगे, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस, देखिए 1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10/100 प्लस 5/100 प्लस 10 गुना 5/100 गुना, ये आपका आ गया, ये आपका क्या गया टोटल अमाउंट आ गया। इसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पी रह जाएगा बाहर, और ये अंदर जो बचेगा ये 10 + 5 + 10 गुना 5/100, और ये 100 को मैंने कॉमन ले लिया 1/100 को, और इस 1/100 की जगह पे तो हम 100% लिख ही सकते हैं, चलो परसेंटेज लिख ही सकते हैं। अब देखिए जो ये क्या है हमारा, ये क्या है और ये क्या है, आपको ये समझना है। ये वो चीज है जो कि आपको प्रिंसिपल पे लगा था, फिर प्रिंसिपल पे लगा था, और जब प्रिंसिपल पे फिर ये भी लगा था। मतलब आप देखिए डायरेक्टली इसको, तो ये कुछ इस तरह का है कि 5 + 10 + 5 × 10/100, ये पूरे परसेंटेज में है, तो टोटल इतना ही इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब ये आपको दिख रहा है सक्सेसिव में क्या होता है, ये सक्सेसिव हो रहा है। तो सक्सेसिव का यही रूल है। सक्सेसिव कहाँ कहाँ होता है इंटरेस्ट या कोई भी चीज़ सक्सेसिव कब होती है, जब जो रिजल्ट होता है, जो नया वैल्यू जो होता है वो आपस में इंटरचेंज होता है, मतलब बढ़ते रहता है। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू पहले 10% से बढ़ गया, फिर 20% से घट गया, फिर 30% से बढ़ गया, फिर 10% से घट गया, इस तरह से कभी भी चेंजेस वैल्यूज में अगर लगातार रह रहे हैं
तो उसे सक्सेसिव बोलते हैं। मतलब क्वेश्चन अगर आपको कभी भी ये दे दे कि 10% के इंटरेस्ट से 10% के इंटरेस्ट से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, समय 2 ईयर दिया हुआ है और प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 1500, तो आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो आप डायरेक्टली बताइए कि 10% का इंटरेस्ट के हिसाब से अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल का सक्सेसिव लगाइए। 10 + 10 कितना हो गया 20, कितना हो गया 10 + 10 20 प्लस 10 × 10/100, मतलब टोटल कितना हो गया 21% इसका लगेगा। इसका 21% निकाल लीजिए, 21/100, तो ये आपका क्या आ गया 15 × 21 कितना आ जाएगा 5, 315 रुपये, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये आपके दिमाग में हो जानी चाहिए, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को आप फॉर्मूला पे या फिर ट्री डायग्राम या फिर जो भी डायग्राम है आप उस पर बनाइए, उस पर जरूरी नहीं बनाने के लिए, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और इसमें जो आता है वो हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा जो ये इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें क्या करता है कि वो सारा चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है ये कुछ इस तरीके से देता है। जैसे मान लेते हैं टाइम जो है वो मंथ में ना दे करके आपको दे दिया 73 डेज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 10%, हाँ 10% पर एनम, और प्रिंसिपल आपका दे दिया 1200। आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। आप खुद देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें करते क्या है, जहां पे भी जो क्वेश्चन हमारे पास आता है इसमें देखिए कि जो समय जो दिया हुआ है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना बार कैलकुलेट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट एक ही बार होगा। एक ही बार कब होगा, साल में एक बार। लेकिन हमारा जो समय है वो साल से कम दिया हुआ है, मतलब हमारा इंटरेस्ट डायरेक्ट एक ही बार कैलकुलेट होगा यहाँ से यहाँ। मतलब यहाँ पे आपने पैसा लगाया, यहाँ से 1 साल हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाना चाहिए था रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार, लेकिन आपका कहीं कुछ यहाँ पे 73 है, मतलब कुछ यहाँ पे जाके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो साल में एक ही बार हो रहा है। तो इस पूरे इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यहाँ जो पूरे समय है पूरे समय के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका इतना हिस्सा हम ले लेंगे। अब देखिए पूरा 73 डेज यहाँ पे हो रहा है, पूरा 365 दिन होता है, मतलब ऐसा ऐसा 5 भाग में बटेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, पूरे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तक में। तो 1200 पे 10% अगर इंटरेस्ट मिलेगा आपको तो कितना मिल जाएगा, 120 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 120 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना लेना है, सिर्फ इसका 1/5 लेना है। कितना, 1/5 लेना, मतलब 1/5 लेना है, क्योंकि पूरे समय का 1/5 दिन के लिए हमसे पूछ रहा था। 365 दिन की जगह पे सिर्फ 73 डेज के लिए हमसे पूछ रहा था। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे हम इस वीडियो को क्लोज करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे आपको। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन डिटेल कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको इन चीज़ों में दिक्कत ना हो। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पड़ता है, बट एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत ईजी है ये, इसलिए मैं इस पर समय थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ। चलिए तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही।